तो कैसे हैं बच्चों? आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है एक टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आप लोगों ने हो सकता है वो वाला वीडियो देख चुके हो और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर वो समझ आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए आज हम लोग बेटा एक नया टॉपिक शुरू करेंगे न्यूट्रिशन का ही, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है बेटा, हम लोगों ने अभी पीछे जो भी पढ़ा हुआ है इसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन कैसे हम लोग गेन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे बेटा, जो भी प्लांट्स होते हैं हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा प्लांट्स? ऑटोट्रॉफ। अब आपको पता होगा अगर ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा ये किसका यूज करते हैं। तो मैंने याद करो आपको बताया था कि ये दो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है और एक रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो CO2 और H2O का यूज करते हैं और बनाते हैं C6H12O6 और बेटा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को। अभी लास्ट में हम लोग एक केस और जानेंगे जिसमें हम आपसे ये पूछेंगे कि ऐसी किसमें फोटोसिंथेसिस ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अभी लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके जो है ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है। कौन से रॉ मटेरियल है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। इनको यूज करके हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो आपको पता होगा जो बेटा आपके प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ। और आपको पता होगा ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा बेटा? फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्लांट्स जो हैं बेटा ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो बताइए इनको क्या कहेंगे हम लोग? इनको हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है भाई। प्रोड्यूसर का मतलब है कि ये अपना खाना खुद बना सकता है और साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन को खुद बना रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड भी करता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म इसी को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो ऑटो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। साथ ही साथ ऑटोट्रॉफ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना इनटेक करेंगे और इन्हें हम लोग जनरली क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स। तो बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। किसका? सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। और प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके वो क्या बनाएंगे? अपना खाना बनाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इन्होंने अपना खाना मान लीजिए बना लिया। तो खाना बना लिया, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बन गया, आपका शुगर बन गई। तो इनके अंदर ये जो फूड होता है बेटा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खाना बना लिया, बताइए अगर खाना बना लिया है तो ये अपना फूड स्टोर कैसे करेगा? कैसे करेगा? स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो प्लांट्स जो है अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बना तो लेते हैं, बट उसको स्टोर कैसे करते हैं? उसको यूटिलाइज तो कर नहीं लेंगे तुरंत, उसको स्टोर करेंगे। और किसके फॉर्म में करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बेटा, तो ये चीज आपको क्लियर है ना कि न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट में न्यूट्रिशन प्लांट कैसे गेन करता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो न्यूट्रिशन को गेन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे बेटा?
इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे फोटोसिंथेसिस की, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बेटा आप लोग जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और ये एनाबॉलिक प्रोसेस है तो ये क्या करती है, ये ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है और अपना न्यूट्रिशन भी गेन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा बेटा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट्स जो है ये एक्ट करते हैं एज अ प्यूरिफायर। ये हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं। अब किसी ने गंद मतलब छोड़ो, गंद नहीं मचा दी। जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है। क्या है बेटा, CO2 भी है, O2 भी है, सब कुछ है। तो इस CO2 का फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है बेटा वो प्यूरिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक अच्छी प्रोसेस है जिसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या निकल कर आती है। तो मैंने आपको बताया था CO2 का यूज होता है, बोलो सही है, H2O का यूज होता है। ठीक है, अब क्या होगा, CO2 और H2O का यूज, तो CO2 स्टोमेटा के द्वारा होगा। स्टोमेटा में अभी बताता हूं कहां से आएगा, कहां पे होता है, H2O रूट से लेंगे। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। किसकी प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल। फील नहीं भैया, फिल होता है। ठीक है, फील मत लेने लगना, नहीं तो और कहीं और पहुंच जाओगे। तो ये दोनों का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होके क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा C6H12O6। और क्या बनाएगा, और बनाएगा वाटर। और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। चलिए भाई, तो क्या आपकी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, जल्दी से बताइए, बैलेंस है नहीं। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, क्या ये बैलेंस हो गई है, देखिए 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रो कितने हाइड्रोजन है इधर, 12 2 24, तो 12 ये 12 ये। ऑक्सीजन कितने, 12 और 12 24। ऑक्सीजन कितने, 6 और 6 12 और 12 24। मतलब ये हमारी बैलेंस हो गई। तो आपकी ये ओवरऑल रिएक्शन निकल कर आती है फोटोसिंथेसिस की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो रहता है नहीं पानी, बेटा रहता है, पानी भी आपका, वाटर भी है, निकलता है। अपने को क्या, अपने को केवल पानी नहीं निकालना है, अपने को केवल मतलब पानी ये निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। फोटोलिसिस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बताया है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पानी ड्रॉप की तरह थोड़ी ना नीचे गिरेगा, वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो वेपर कब कैसे बनता है, फोटोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा, फोटोलिसिस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोटोलिसिस क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको क्या बोलोगे, फोटोलिसिस। ठीक है बेटा, क्या बोलोगे, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट और लिसिस का मतलब टू ब्रेक डाउन। जब आप कोई गंदा काम करके आते हो तो आपको जैसे लिसिस आपका किया जाता है, उसी तरीके से। ठीक है, तो बेटा ये थी इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस की। भाई एक वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना न्यूट्रिशन गेन करती है, और ये साथ ही साथ प्यूरिफायर का वर्क करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो इसकी रिएक्शन भी हम लोगों ने देख ली। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, देन सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है,
तो अब हम लोग बेटा कुछ रिक्वायरमेंट्स देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। किसकी? रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे बेटा? रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को होने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? जैसे कि आपको मम्मी को खाना बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? जैसे कि अगर सब्जी बनाती हैं तो ऑलिव ऑयल होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, मसाले होने चाहिए, स्पाइसेस होना चाहिए, कई सारी चीजें होनी चाहिए। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? तो पहला है बेटा आपका सन लाइट, ठीक है। दूसरा है आपका H2O। तीसरा क्या है आपका? फोटो, तू खींच मेरी फोटो, नहीं गाना नहीं है, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा बेटा? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है बेटा? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। तो और चौथी चीज किस चीज की जरूरत होगी? सभी को पता है, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया। चौथा हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए भाई? CO2। क्या चाहिए? CO2। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमें? सनलाइट, वाटर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी अभी आज मैं बताऊंगा कितने तरीके के। बाद सोचते होंगे क्लोरोफिल एक ही होता है, क्लोरोफिल भी डिफरेंशिएट है, अभी मैं बताता हूं आगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और CO2, तो ये आप याद रखेंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होती है बेटा सनलाइट की। किसकी? सनलाइट की। तो आपको पता है सनलाइट एक नेचुरल सोर्स है। कौन सा सोर्स है? नेचुरल सोर्स है आपका, जो कि भरमार है। जितनी लेना चाहो उतना सनलाइट लो, कोई दिक्कत नहीं, इस पे कोई ना टैक्स पड़ रहा है ना कोई पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको पता होगा बेटा जो सनलाइट होती है, सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देती है। कौन सा स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वाह भाई वाह, कैसा प्यारा सा नाम है। इस प्यारे से नाम में दिल आ गया है। ये तो समझी में नहीं आ रहा क्या बोल दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के द्वारा निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के द्वारा निकलती है। उन दोनों फील्ड से मिलकर जो लाइट बनती है, उसको वेव बनती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। स्पेक्ट्रम किस चिड़िया का नाम है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे देख लीजिए, अगर इस प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट हम लोग थ्रो करते हैं तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। क्या बोला गया? 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। VIBGYO और एक और पे 1 2 R, विबग्योर। किसकी बात आ गई बेटा? विबग्योर, ठीक है। तो इसमें होता है आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो जो बैंड मिलता है आपको 7 कलर का, जो बैंड आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें आपको 7 कलर्स के बैंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? 7 कलर के बैंड्स आपको मिलते हैं। तो आपको ये पता होगा जो सनलाइट होती है, सनलाइट आपका एक नेचुरल सोर्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करती है, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की रेंज इसकी होती है। कितनी होती है बेटा? 380 टू 760 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। अब आपको पता ही होगा 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9, 10 रेज़ टू द पावर -9। अब आपको कभी मिल जाए 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर। क्या मिल जाए बेटा? 1 माइक्रोमीटर। या आपको मिल जाए 1 पिकोमीटर, या आपको मिल जाए 1 फर्मीमीटर। क्या मिल जाए? 1 फर्मीमीटर। तो घबराइएगा नहीं, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू मिलीमीटर को चेंज करोगे 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर को चेंज करोगे 10 की पावर -6 मीटर,
ठीक है। नैनोमीटर को चेंज करोगे 10⁻⁹ नैनोमीटर मीटर, पिकोमीटर को 10⁻⁻12 मीटर, फर्मी मीटर को कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है बेटा। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ यानी रेंज, वो आपको मैं अभी फिजिक्स में बताऊंगा बहुत अच्छे से कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होती है आपकी वायलेट कलर से आपका कौन से कलर तक का, रेड कलर तक की आपकी वेवलेंथ होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन ना आ रहा होगा, मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा जो व्हाइट लाइट निकलती है सनलाइट से, वो व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, स्पेक्ट्रम होता है उसमें, और स्पेक्ट्रम होता है तो वो लाइट 7 कलर्स में ब्रेक होती है। अब 7 कलर्स में ब्रेक हुई तो बताइए फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी लाइट करती है। आपका फोटोसिंथेसिस एक ब्लू लाइट करती है, रेड लाइट करती है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा, लाइट मतलब प्लांट सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किसमें सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी, तो वो है बेटा रेड कलर। कौन सा कलर, रेड कलर। रेड कलर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट फोटोसिंथेसिस आपकी होती है, ठीक है। सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस कौन सा कलर करता है, रेड कलर, ठीक है। ये रेड कलर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताइए भाई कि कौन सा कलर है जिससे फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, अगर उस पर लाइट पड़ती है, तो वो है बेटा कौन सा कलर, ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर किसी लीफ पे पड़ती है तो पत्ती किस कलर की होती है, पत्ती नहीं पत्ती, ठीक है। तो पत्ती किस कलर की होती है, ग्रीन, ठीक है। और कलर भी कैसा है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर पत्ती पर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, गिरते ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लीफ पे ग्रीन कलर गिरता है तो लीफ उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ग्रीन कलर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाती है। अगर इसको परफॉर्म करना है तो दूसरे कलर की लाइट आप डालो, और रेड कलर सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस आपको करके देगा, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब मैं आपको एक कुछ नई चीजें बता देता हूं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल एक ही टाइप का होता है, नहीं। आपका जो बेटा क्लोरोफिल होता है, CHL लिखोगे, क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल C, D एंड E, 6 टाइप्स के आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए 6 टाइप्स के क्लोरोफिल पिगमेंट तो हैं, क्या यही केवल प्लांट में होते हैं, नहीं। इसके अलावा भी आपके फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट्स का यूज होता है, इसके अलावा भी और पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से, वो होते हैं बेटा कैरोटेनॉइड पिगमेंट। कौन से, कैरोटेनॉइड पिगमेंट। इसमें होता है कैरोटीन। कौन सा पिगमेंट, कैरोटीन। ये आपको ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज और रेड कलर देता है, ठीक है। एक होता है बेटा ज़ैंथोफिल। ये कौन सा पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल। आप कहोगे ये कौन सा कलर देता है भाई, ये देता है बेटा येलो कलर। कौन सा कलर, येलो, येलो डर्टी फेलो है। अब कौन सा, कैरोटेनॉइड हो गया। एक होता है बेटा फाइकोबिलिन। कौन सा होता है, फाइकोबिलिन। ये आपके कुछ क्या है, जो अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स हैं और आपके प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता, अलग अलग बहुत तरीके के पिगमेंट्स हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। तो फाइकोबिलिन कहां पाया जाता है, फाइकोबिलिन बेटा जो है ये आपके रेड एल्गे में पाए जाते हैं। कौन से एल्गे में बेटा, रेड एल्गे। एक एल्गे होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। कौन सा एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो फाइकोबिलिन इनमें पाया जाता है। ज़ैंथोफिल येलो कलर देता है, कैरोटीन ऑरेंज रेड कलर देता है। क्लोरोफिल भी कई तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E। समझ गए, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बारे में फील हो गया। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सनलाइट का नेसेसरी होना नेसेसरी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ देखेंगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। कौन सा पिगमेंट बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ये केवल इट
इट एब्जॉर्ब ओनली विजिबल लाइट। भाई कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? केवल और केवल विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है बेटा। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये जो पिगमेंट होते हैं, आपका एक पिगमेंट और है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये भी आपका एक पिगमेंट है। और पता है ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ये आपका एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट। कौन सी लाइट बेटा? ब्लू एंड रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। और सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस कलर के द्वारा होता है? आपका रेड कलर के द्वारा। ठीक है बेटा। रेड कलर से आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं बता चुका हूं कि कौन से लाइट से आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। वो आपका कौन सा कलर है? ग्रीन। कौन सा कलर है? ग्रीन। ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी। सेकंड पॉइंट हो गया। तो पहला हमने क्या पढ़ा पॉइंट? इधर मैं नोट कर ले रहा हूं, सनलाइट। क्या पढ़ा? सनलाइट। दूसरा क्या पढ़ा? फोटो खींच सिंथेटिक और पिगमेंट। भाई पिगमेंट, सुअरमेंट। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा दूसरा टॉपिक, दूसरा रिक्वायरमेंट है बेटा। दूसरा क्यों, तीसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा क्या ये रिक्वायरमेंट होती है? तो आपको पता होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी को CO2 बहुत ही ज्यादा इनकी नीड होती है। क्या बोलोगे? CO2 की नीड बहुत ज्यादा होती है इनको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कौन सा हाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारा प्लांट जो है ये एटमॉस्फेरिक एयर से लेते हैं। कहां से बेटा? एटमॉस्फेरिक एयर से ये लोग CO2 को लेते हैं और उसके द्वारा ये अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। तो CO2 बहुत ज्यादा ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और नेसेसरी है या नहीं, इसको भी मैं अभी एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्लियर हो गया। अब ये जान लेते हैं कि ये CO2 आखिर कहां से प्लांट में एंटर करता है भाई। तो आपको पता होगा CO2 जो होता है मैसिव अमाउंट में चाहिए होता है। और वो मैसिव अमाउंट में CO2 स्टोमेटा के द्वारा, लीव्स के द्वारा, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपका CO2 प्लांट में कहां से एंटर करेगा? स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा कहां होते हैं भैया? स्टोमेटा जो होते हैं बेटा वो लीफ में होते हैं, ग्रीन पार्ट्स में होते हैं। जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उन सब में आपका CO2 वो स्टोमेटा होगा और वहीं से CO2 ट्रैप होगा। ठीक है। तो CO2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो CO2 भी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में समझ लेते हैं इसी CO2 टॉपिक में ही। स्टोमाटा नहीं है भैया, स्टोमेटा। और ये कैसे बना हुआ होता है? ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ये जैसे हम लोग बीन ले लेंगे, बीन, ये क्या है बेटा? ये बीन नागिन वाली बीन बजाने वाली नहीं है। ये बेटा बीन शेप होती, किडनी शेप कह सकते हो। इसके ये एडजेसेंट सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? एडजेसेंट सेल। ठीक है। ये जो अगल बगल पड़ोसी वाले सेल हैं तो इनको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट सेल। पड़ोसी है एडजेसेंट सेल। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये है गार्ड सेल। क्या है बेटा? गार्ड सेल। ठीक है। कुछ ज्यादा ही एल लग गए भाई। ये है बेटा स्टोमेटल पोर। क्या है? स्टोमेटल पोर। क्या है ये? स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। ठीक है। और इसमें आपके क्लोरोप्लास्ट यानी किचन ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है, वो अभी मैं आगे बताता हूं। तो इस तरीके का कुछ आपको स्टोमेटा
दिखता है। ठीक है, तो बेटा स्टोमेटा का ये पोर क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, स्टोमेटा का पोर क्या है, ये बेटा खुला हुआ है। ठीक है, अभी ये जब क्लोज होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये है बेटा क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा, और ये इसके एडजेसेंट सेल हैं। ठीक है, और गार्ड सेल है, स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, तो बेटा ये जो होता है ये मैसिव अमाउंट में गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत सारी प्रेजेंट है, उसको आराम से डांस नहीं करके दिखा रहे, सोख लेगा, इस ट्रैप, ये ट्रैप कर लेगा किसको, मैसिव अमाउंट ऑफ CO2 को ये क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, और आसानी से वो CO2 हमारे सेल्स तक, हमारे नहीं भैया प्लांट्स के सेल्स तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, ये एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज रूट से भी होता है, शूट से भी होता है, स्टेम से यानी लीफ से भी होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा में होते हैं बेटा गार्ड सेल। क्या होते हैं बेटा, गार्ड सेल, और इनका जो किडनी शेप के होते हैं, और ये कवर होते हैं सिंगल स्टोमा से। किससे कवर होते हैं, सिंगल स्टोमा से ये कवर होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं सिंगल स्टोमा से कवर होते हैं, और ये गार्ड सेल से, गार्ड सेल्स बाहर साइड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी, मैंने कहा ना यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने में मदद करता है, आपकी सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, उसी की प्रेजेंस में पूरी प्रोसेस होगी। चलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसका फंक्शन क्या है, तो बेटा स्टोमेटा जो होता है ये डे टाइम में ओपन हो जाता है और रात टाइम में क्लोज हो जाता है। क्या कारण है, क्योंकि भाई डे टाइम में इसमें पानी आके भर गया, पानी जब भर गया अंदर तो गार्ड सेल्स हो जाते हैं टर्जिड, और टर्जिड होके धीरे धीरे ये ओपन हो जाते हैं। और नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में सारा वाटर खत्म हो गया, वाटर खत्म होने की वजह से क्या हो जाते हैं, फ्लैक्सिड हो जाते हैं, और फ्लैक्सिड होने की वजह से स्टोमेटा जो है वो रात टाइम में क्या हो जाएंगे, क्लोज। क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्टोमेटा जो होते हैं वो डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट टाइम में क्लोज होते हैं, और डे टाइम में जब ओपन होते हैं तो इन्हीं पोर्स के द्वारा CO2 अंदर एंटर करती है, इन्हीं पोर्स के द्वारा O2 बाहर निकलती है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो अब हम लोग कुछ थोड़ा सा एक फैक्ट जान लेंगे इसी में। स्टोमेटा आपको समझ में आ गया होगा, इसको ड्रॉ कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे, जानेंगे। अभी मैंने बताया जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में ओपन, नाइट टाइम में क्लोज। ठीक है, बट बेटा एक प्लांट्स और होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डिजर्ट प्लांट। क्या बोलते हैं, डिजर्ट प्लांट, या फिर इनको बोलते हैं जीरोफाइट्स, एक्जीरोफाइट्स। क्या बोलोगे, एक्जीरोफाइट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है। अरे ये क्या बता दिया है, अरे भैया सही बता रहे हैं। डिजर्ट प्लांट में जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। इसमें आपका जो डे टाइम में स्टोमेटा पार्शियली क्लोज रहता है। ठीक है, ओपन नहीं रहेगा, पार्शियली ओपन रहेगा, यानी क्लोज रहेगा, हल्का हल्का खाली खुला रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो डिजर्ट प्लांट होते हैं वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, और सनलाइट इतनी सारी होने की वजह से इसका जो पानी है डिजर्ट प्लांट, वैसे वहां इतनी पानी की खपत है, और पानी ट्रांसपिरेट हो जाएगा मुखत में। ठीक है, तो इसीलिए डिजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा क्या होते हैं, डे टाइम में क्लोज रखते हैं, नाइट टाइम में ओपन करते हैं। तो आप कहोगे फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, हाँ सही बात है बेटा, ये डे टाइम में अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं थोड़ी बहुत सनलाइट का यूज करके, और रात में जब स्टोमेटा ओपन होता है तो सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। क्या समझे भाई, डे टाइम में है, हल्का सा खुला है, हल्का सा खुला है, इन्होंने सनलाइट एनर्जी का यूज किया, भाई CO2 तो उसको मिल नहीं रही है, तो अभी फूड तो बन नहीं पाएगा, उसने हल्का सा बाहर से एनर्जी ट्रैप की और इंटरमीडिएट यानी बीच का एक प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, अब रात होने का वेट करेंगे। अब रात हुई तो स्टोमेटा पूरा खोला, CO2 अंदर आई, फिर उसने उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से अपना खाना तैयार कर लिया। तो इस तरह से डिजर्ट प्लांट अपना
स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज और नाइट टाइम में ओपन रखते हैं, ठीक है। अब एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं बेटा CO2 ऑब्टेन करते हैं वाटर से। कौन से प्लांट की बात हो रही है? एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो CO2 गेन करते हैं। कहां से? इट गेन्स CO2 फ्रॉम वेयर वाटर। कहां से? वाटर से गेन करते हैं। जो CO2 वाटर में डिसॉल्व रहती है उसी का यूज करके अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी पढ़ेंगे चौथी रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट? चौथी रिक्वायरमेंट, जो कि है अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है, ठीक है, यानी वाटर। क्या है बेटा? वाटर। तो बेटा आपको पता होगा कि अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो वाटर बहुत ज्यादा ही मस्ट है। आपका वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लीव्स के अंदर, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं। मैंने अभी बताया ना, मान लीजिए लीफ है, इस लीफ में स्टोमेटा होंगे, पानी जो है अंदर रहेगा। जब सोलर एनर्जी इस पे पड़ेगी तो जो वाटर था H2O वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। समझ गए? क्या कहेंगे बेटा? फोटोलिसिस। तो ये बात समझ में आ गई। तो वाटर होता है वो फोटोलिसिस की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वाटर तो समझ में आ गया, वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और लीव्स भी जो टर्जिड ऐसे रहती हैं, अगर पानी है उसमें तभी टर्जिड है, अगर पानी नहीं होगा तो मुरझा जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने बनाना ट्री देखा होगा, उसमें कोई स्टेम नहीं होती है, मतलब स्टेम होती है, वुड नहीं होता भाई, वुड नहीं होता, ठीक है। तो वुड नहीं है मान लीजिए, तब भी वो स्टैंड है सिंगल स्टेम पे, हार्बेशियस है, ग्रीन कलर की है, कोई वुड है नहीं, तो इतने अच्छे से स्टैंड क्यों है? क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, और इतना ज्यादा भरा हुआ है जिसकी वजह से टर्जिड है और वो खड़ा है आराम से, ठीक है। तो बेटा पानी की वजह से क्या होता है? टर्जिड होते हैं प्लांट्स, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो वो फ्लैक्सिड हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे बेटा? साइट। रिक्वायरमेंट्स तो हो गई, क्या क्या जरूरत होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भैया मम्मी खाना कहां बनाती हैं? अपने किचन में। तो ये खाना कहां बनाएगा, इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे भैया। क्या ड्रॉ करेंगे? लीफ। ये है लीफ एपेक्स। क्या है बेटा? लीफ एपेक्स। ये क्या है? मिड रिब, ठीक है। इसमें होती है वेन्स। क्या प्रेजेंट होती है? वेन्स। इसको क्या बोलते हैं? वेन्स। और इसमें आपने और देखा होगा छोटे छोटे मकड़े के जाला बने रहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वेनलेट। क्या बोलते हैं बेटा? वेनलेट्स। और इसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना, ठीक है। इसको बोलते हैं पेट्योल। क्या बोलते हैं? पेट्योल, पटायोल, ठीक है। तो ये बेटा है लीफ, ठीक है। ये है लीफ मार्जिन। क्या है बेटा? लीफ मार्जिन, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजें आपकी लीफ में प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा एक आपने वर्ड सुना होगा वेनेशन। क्या सुना होगा वर्ड? वेनेशन। मैं एक वर्ड बताता हूं, वेनेशन। वेनेशन जो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है, वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। तो इसमें आपको देखो उबड़ खाबड़, कभी इधर कभी उधर, टिडिंग 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 टिडिंग, ठीक है, टिंग 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 टिंग। तो ये कैसा वेनेशन है? ये फर्स्ट टाइप, ये वेनेशन कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। एक होता है बेटा पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। कहेंगे भैया ये कहां दिखता है? आपने केले का पत्ता देखा है? कहोगे हाँ सर। तो केले के पत्ते में देखा होगा इस तरह से वेनेशन, वेन्स होती हैं। तो बेटा इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब हम लोग अगर सोचिए
कि ये हमारी लीफ है, इसको मैं यहाँ से कट देता हूँ और ऐसे करके दिखाता हूँ मैं माइक्रोस्कोप में, तो क्या होगा, चलिए हम इसको काट देते हैं। और इस लीफ को काटने के बाद इतने हिस्से को हम लोग कहाँ देखेंगे भैया, हम लोग देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे जब, तो इसमें हमको 5 लेयर दिखाई पड़ेंगी। कितनी लेयर, 5 लेयर भाई। चलिए, तो पहली जो लेयर है, ये पहली लेयर है, पहली लेयर ये है, इसका नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है, क्यूटिकल, बहुत ही क्यूटी थी। ये दूसरी है अपर एपिडर्मिस। कौन सी लेयर है भैया, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आती है कौन सी लेयर, ये भाई बनाएंगे बड़कू बड़कू सेल, बड़कू बड़कू सेल बनाएंगे, बड़कू बड़कू सब्सक्राइबर मिलेंगे, बड़कू बड़कू लाइक मिलेगा। ये है आपका स्पॉन्जी नहीं, ये है पैलिसेड लेयर। कौन सी लेयर है, पैलिसेड लेयर। ये है स्पॉन्जी सेल। कौन सा सेल है भैया, स्पॉन्जी लेयर है, स्पॉन्जी लेयर। कौन सी लेयर, स्पॉन्जी, जैसे गद्दा होता है, नरम नरम, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा लास्ट, लोअर एपिडर्मिस। कौन सा है बेटा, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और यहीं पे आपके प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा, नहीं स्टोमाटा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ लेयर्स हैं जो कि इन्हीं में प्रेजेंट होती हैं। पहली वाली का नाम है क्यूटिकल, दूसरी वाली का नाम पैलिसेड लेयर, तीसरी वाली का नाम स्पॉन्जी लेयर, फिर लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो बेटा इससे आपका क्या तैयार हो रहा है, ये अपर एपिडर्मिस, कप सेल। इससे आप याद कर लो, शॉर्टकट है कप सेल। कप जिसमें चाय पीते हैं, सेल जो बैटरी लगाते हैं, ठोस है, कप सेल, कप सेल, कप सेल, कप सेल, कप सेल, कप सेल, ठीक है, याद हो गया। तो ये बेटा कुछ लेयर्स होती हैं आपकी लीव्स में। जब इनको आप कट करते हो, कट करने के बाद देखते हो माइक्रोस्कोप में, तो आपको ये लीव्स दिखाई, ये लीव्स में ये लेयर्स दिखाई पड़ती हैं। ये जो क्यूटिकल है बेटा, ये एक वैक्सी लेयर है। कैसी लेयर है, वैक्सी लेयर है। और इस वैक्स की वजह से, अच्छा सोचो, अगर इसके ऊपर ज्यादा वैक्स रखेंगे तो पानी कम निकलेगा। ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है ये, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है ये। आपकी वैक्सी लेयर ज्यादा, जितनी, जब बनाना ट्री होता है ना, बनाना में क्या होता है, बनाने में क्यूटिकल लेयर बहुत ही थिक होती है, जिसकी वजह से पानी का ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाता, पानी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और पानी बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा तो पानी अंदर रहेगा और वो ठोस रहेगा। तो वो डिपेंड करता है क्यूटिकल पर। क्यूटिकल लेयर एक वैक्सी लेयर है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस। और बेटा ये जो पैलिसेड लेयर है, कौन सी लेयर है, पैलिसेड लेयर। अब कहेंगे सर जी ये क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप नहीं, छोटे छोटे पैग होते हैं। ये आपके बेटा क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, नॉट अ ब्लास्ट, इट्स अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो मम्मा का किचन नहीं है ये, क्लोरोप्लास्ट है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है, जो छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट बने हैं, इन्हीं में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट किस किस लेयर में प्रेजेंट है भैया, पैलिसेड में, स्पॉन्जी लेयर में है। किसमें है, पैलिसेड लेयर में है और स्पॉन्जी लेयर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि पैलिसेड स्पॉन्जी लेयर को हम लोग कह सकते हैं फोटो सिंथेटिक लेयर, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मीजोफिल लेयर, ठीक है। तो ये आपका है बेटा लीफ के अंदर के लेयर्स। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, अब इसको हम जूमवा करके देखेंगे, जूम इन हो जा, इसको हटा दे भैया। तो क्लोरोप्लास्ट, आपने प्लास्टिड को तो देखा ही होगा, जैसे कि मैं बना लेता हूं, ठीक है, तो तिरछा हो गया बे। चलो, तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड। ये है बेटा आउटर लेयर, ये है इनर लेयर। इनर अंदर पहनने वाला नहीं, ठंडी पड़ रही तो इनर पहन लो। ये है बेटा ग्रैनम, ग्रैना, इनको क्या बोलोगे, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रैना, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल पीस को क्या बोलते हैं,
थैलाकोइड। क्या बोलते हैं बेटा? थैलाकोइड। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं? फ्रेट। और ये है बेटा स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड मैट्रिक्स है जिसपे प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। अब इस सिंगल कॉइन को हम लोग अलग करते हैं, थैलाकोइड को। तो बेटा ये कुछ इस प्रकार से होता है, अंदर से खोखला और इधर से लेयर होती है। तो इस लेयर में ही आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। यहीं पर आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो इसको पैक करो इसमें, इसको पैक करो इसमें, इन सबसे पैक करके बन गई लीफ। ठीक है। और लीफ में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा तो दिख गया होगा ना, यहीं से अंदर जाता है सब कुछ। सब कुछ नहीं मतलब भैया, CO2 जाती है, O2 निकलती, बस दैट्स इट। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि फोटोसिंथेसिस जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यार। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलिए भाई, तो ये चीजें तो हम लोग जान लिए कि लीफ क्या होती है, फोटोसिंथेसिस साइट समझ में आ गई कहां पर होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर इस टॉपिक की। चलिए भाई, अब हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक सी चीजें, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो प्लास्टिड के बारे में पढ़ा है ना। इसी तरीके से आपका एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड है और ये पाए जाते हैं कहां? जहां लाइट नहीं जाती है। और ऐसी कौन सी जगह है? अरे कुछ गलत मत समझ लेना भाई, रूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट की। रूट में नीचे लाइट्स नहीं जाती हैं, ये कलरलेस प्लास्टिड है और ये जहां पे लाइट नहीं जाती वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जनरली कहां पाए जाते हैं? जहां पे सनलाइट नहीं होती है, अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कहां पे? अंडर क्या? ग्राउंड। ठीक है। अंडरग्राउंड में मटेरियल पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। चलिए, एक और होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलरफुल होता है और ये ग्रीन के अलावा सारे कलर कंटेन करता है, पिगमेंट कंटेन करेगा भैया। और ये कहां पाया जाएगा? कलरफुल एरियाज में प्लांट के। और कलरफुल एरियाज कौन कौन से होते हैं? जैसे कलरफुल फ्लावर्स हो गए, कलरफुल लीव्स हो गई। ठीक है। तो आपका ये लीफ भी कलरफुल होती है। और क्या भाई, रेड कलर की लीफ होती है, येलो कलर की लीफ होती है, कई प्रकार की भी लीफ होती है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं। अब आती बात क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट केवल ग्रीन कलर को कंटेन करते हैं और जहां जहां पे ग्रीन एरिया होगा वहीं वहीं पर आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां कहां पाए जाते हैं? जितने भी ग्रीन एरियाज होते हैं वहां वहां पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं कलरफुल एरिया में, ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड जहां पे कोई कलर नहीं जरूरी होता है। ठीक है। चलिए भाई, ये बात तो आपको समझ में आ गई। क्यों भैया? अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे? बोलो भैया। रेडियो अटक नहीं गई भाई। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस देखेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या? मैकेनिज्म। तो सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब कहोगे भैया क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? बताइए, एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। बस भैया हो गया, लाइट एनर्जी बाई कौन, किसके द्वारा? क्लोरोफिल। तो पहला स्टेप समझ में आया। पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी क्लोरोफिल के द्वारा। चलिए, दूसरा स्टेप बताइए क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्जन। क्या लिखोगे?
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी में भैया, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ एंड क्या हो रहा है, फोटोलिसिस, क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल के द्वारा, कन्वर्जन करेंगे, लाइट एनर्जी जो आई है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में, और वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे किसमें बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब होगा बेटा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, किसमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन का क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो CO2 का रिडक्शन होगा, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैकेनिज्म क्या होता है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो अगर आपसे पूछे कि कितने स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो फर्स्ट सनलाइट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल के द्वारा, दूसरा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और उसके थ्रू लाइट एनर्जी के थ्रू ब्रेक डाउन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, अगर आ गई है बहुत बढ़िया, आगे चलिए समझते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला फैक्टर है लाइट, कौन सा है बेटा, लाइट। दूसरा फैक्टर है वाटर, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है, अरे भैया बोलो तो, लाइट हो गई, सनलाइट, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया, O2 हो गया, और पांचवा हो गया CO2। तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस जल्दी भी करा सकते हो, लेट भी धीरे धीरे करा सकते हो, और ठप्प भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, लाइट। पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, O2, CO2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, O2, CO2, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर जो लाइट है ये कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो आपको ये पता होगा कि जो लाइट होती है, लाइट कहां से आती है, सन से। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये क्या बोल दिया भैया, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि जो प्लांट्स आपके कहां पाए जाते हैं, ग्राउंड पे, जमीन पे पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं, और जो पानी और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं उन्हें हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, नहीं, एम्फीबियंस, ठीक है बेटा। तो जो भी सनलाइट से सोर्स यानी सन के द्वारा जो लाइट आ रही है उसको कौन यूज करता है, फोटोसिंथेसिस में। लाइट एनर्जी मतलब टोटल सोलर एनर्जी में से केवल 2% एनर्जी टेरेस्ट्रियल प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। बट जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट बेटा, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं ये मून लाइट का यूज करते हैं। कौन सी लाइट,
भैया मून लाइट का यूज करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि कौन सी लाइट से, ये तो समझ में आ गया कि लाइट सूरज से आ रही है, सूरज हमारा पड़ोसी है। ठीक है, लाइट आ रही है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेंगे, जितनी भी लाइट आ रही है उसका केवल 2% यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं इनको सनलाइट एनर्जी नीचे तक नहीं मिल पा रही है, मून लाइट का यूज करते हैं। कौन सी लाइट? मून लाइट। मून कैंडल लाइट डिनर तो नहीं याद आ गया आपको? चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सी लाइट से सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, रेड एंड ब्लू लाइट। कौन कौन सी बेटा? रेड और ब्लू लाइट्स की वजह से ही हमारा फोटोसिंथेसिस सबसे बढ़िया होता है। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाना है तो रेड लाइट का मैक्सिमम करना पड़ेगा। रेड लाइट जितनी ज्यादा दोगे फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। मतलब एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ग्रीन लाइट दोगे तो ये ठप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठप। तो आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी कुछ मैटर करता है कि नहीं करता? इंटेंसिटी मतलब नहीं समझे। मान लीजिए आप 9 वॉट का बल्ब जलाइए, 50 वॉट का बल्ब जलाइए, कौन सा ज्यादा रोशनी देगा? 9 वॉट वाला है 50 वॉट वाला? 50 वॉट वाला, क्योंकि 50 वॉट की इंटेंसिटी ज्यादा है और 9 वॉट वाले की इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो बेटा अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो? इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज भी हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर फोटो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। भाई फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं? फोटॉन्स यानी लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना शुरू हो जाता है, और ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो जाएगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाइए एक हद तक, एक मैक्सिमम हद तक बढ़ाइए तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस में आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो भैया फोटो ऑक्सीडेशन होने लगेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट धीरे 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 गिर जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे वाटर की कहानी। लाइट तो समझ में आ गया भैया, अब आप वाटर के बारे में भी बता दीजिए, बहुत बढ़िया हो जाए। सेकंड, वाटर अपने हो गया, अपने को कमेंट करके बताओ क्या निकालना है? पानी। चलो भाई, तो वाटर आपको पता होगा, वाटर जो है बेटा बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये वाटर जो प्लांट्स होते हैं जितना भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, कितना भी पानी एब्जॉर्ब जितना भी करते हैं, उसमें उसका केवल 1% पानी केवल फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। कितने परसेंट? 1%। मान लीजिए मैंने 2-3 लीटर पानी पी लिया कस के, तो और मैं फोटोसिंथेसिस के लिए फिर कितने परसेंट पानी का यूज करूंगा? केवल 1% पानी का यूज करूंगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसी तरह से प्लांट्स भी पानी चाहे जितना एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन वो केवल फोटोसिंथेसिस के लिए 1% पानी को ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पानी कम होगा पेड़ों में, अगर पानी पेड़ों में कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, और फोटोसिंथेसिस कम होगा तो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पता है क्या होगा? प्लांट्स की डेड हो सकती है। ठीक है, और आपको पता है जैसे मान लीजिए पानी नहीं पहुंचा तो आपको पता है लीव्स में होते हैं स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन नहीं होंगे, क्लोज हो जाएंगे, और CO2 भी उसको नहीं मिलेगा, और CO2 नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो पानी प्लांट में होना जरूरी है। प्लांट्स में पानी जाएगा, पेड़ में खूब भरेगा, पानी भरेगा, प्लांट टर्जिड होगा, स्टोमेटा खुलेंगे, CO2 भी आएगा, पानी भी यूज होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। अगर पानी नहीं गया तो क्या होगा? पानी नहीं जाएगा, नहीं गया, स्टोमेटा भी नहीं खुला, ना CO2 मिली, ना वाटर मिला, ना आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस हो पाएगी। ठीक है बेटा,
तो ये दूसरा हो गया फैक्टर। अब तीसरा देख लेते हैं, क्या? टेम्परेचर। क्या देख लेते हैं बेटा? टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग अब कौन सा टॉपिक देखेंगे? टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो जो टेम्परेचर होता है, अगर आप फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना चाहते हो, फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप क्या करो? टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। लेकिन कब तक भैया? ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अप टू 40 डिग्री सेल्सियस बस टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन कहां तक? 40 डिग्री सेल्सियस तक, तभी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। 40 डिग्री के ऊपर गया तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस कौन से टेम्परेचर तक होगी? 40 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस बेटा? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई टेम्परेचर की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं बेटा, जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे होते हैं, वो 0.03% यूज करते हैं एटमॉस्फेयर से CO2 को, और उसी से अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है? अगर आपको फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाना है तो CO2 को ज्यादा देना पड़ेगा। CO2 ज्यादा दोगे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा दोगे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस में CO2 दे दी, क्या दे दिया? एक्सेस में, तो बेटा वो CO2 सेल्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, और सेल आपका जो सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो CO2 ज्यादा दोगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, माननीय बात, लेकिन बहुत एक्सेस में अगर दे दोगे CO2 तो फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, और सेल में टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होने लगेगा CO2 की वजह से, और सेल की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, लास्ट हमारा है ऑक्सीजन, पांचवा O2। क्या है बेटा? O2। तो बेटा ऑक्सीजन भी आप बढ़िया निकलेगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर स्टॉप हो जाए, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी आपका क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, ज्यादा हो जाता है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। क्या बोला हमने? ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का तो आपका फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा भैया? क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि O2 अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, मतलब जो अंदर कार्बोहाइड्रेट है जो बना हुआ है वो O2 की वजह से अंदर ही ब्रेक डाउन होगा, न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन कर करके एनर्जी बनाता रहेगा, यानी फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। ठीक है, तो अंदर बहुत ही ऑक्सीजन भी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब मैंने आपसे पूछा था एक शुरू में क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी किसमें फोटोसिंथेसिस ऐसी होती है कि उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती है? तो बेटा इसका आंसर है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। कौन सा फोटोसिंथेसिस? कौन सा फोटोसिंथेसिस? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फोटोसिंथेसिस है जिसमें आपका नॉर्मली O2 रिलीज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है CO2 का रिडक्शन होता है, कौन करता है? वाटर। बट इसमें कौन करता है? इसमें करता है H2S। कौन करता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड करता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में H2S CO2 को रिडक्शन करता है, और इसमें आपकी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और एक इसमें होता है क्लोरोबियम में और क्लोरोमेटियम में। किसमें होता है? क्लोरोबियम में, क्लोरोमेटियम में। ठीक है बेटा, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना ऐसे किसमें ऐसे फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता, तो बेटा वो ये है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस
इसमें क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है H2S के द्वारा, ठीक है। इसमें आपका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, धन्यवाद।